नमस्कार ऑल ऑफ यू। आप जो है कक्षा 12 जीव विज्ञान अध्याय 5 पढ़ रहे हैं, वंशागत और विविधता के सिद्धांत। इसमें आपको एक हेडिंग पढ़ा दी गई है, ठीक है। पहली हेडिंग मेंडल के वंशागत नियम के कुछ परिचय के बारे में इसमें आपको बताया गया था। इसमें मेंडल ने 7 लक्षणों को चुना था, ठीक है। इसको टेबल के रूप में आपको बताया गया, ठीक है। मेंडल द्वारा अध्ययन किए गए मटर के पौधों के विपर्यास विशेषक के बारे में, जिसमें 7 लिए गए थे लक्षण, और इसमें एक जो है प्रभावी विशेषक था और दूसरा जो था वह अप्रभावी विशेषक था, ठीक है। जैसे तने की ऊंचाई क्या है, एक लक्षण है। इसमें लंबा होना क्या है, प्रभावी लक्षण है, और बौना होना अप्रभावी लक्षण है। उसी तरह फूल का रंग में जो बैगनी है वो प्रभावी लक्षण है और सफ़ेद जो है क्या है, अप्रभावी लक्षण है, ठीक है। फूल की स्थिति में प्रभावी लक्षण जो है वह है अच्छी, और अंत है अप्रभावी लक्षण। फली का आकार में अगर फली फूला हुआ है तो वह प्रभावी लक्षण है, और सिकुड़ा हुआ है तो अप्रभावी लक्षण है। फली का रंग, अगर फली का रंग हरा है तो वह प्रभावी लक्षण है, पीला है तो अप्रभावी है। बीज का आकार, अगर बीज का आकार में गोल है तो प्रभावी विशेषक है, अगर मुरझाया हुआ या झुर्रीदार है तो अप्रभावी विशेषक है। बीज का रंग, बीज अगर पीला है तो वह प्रभावी विशेषक है, हरा है तो अप्रभावी विशेषक है, ठीक। यह आपको बता दिया गया था। आज जो है, ठीक है, इसकी दूसरी हेडिंग शुरू करते हैं इस चैप्टर का, जो है आपका एक जीन की वंशागति, ठीक है। एक जीन की वंशागति। देखें, मेंडल ने वंशागत के अध्ययन के लिए एक प्रयोग में मटर के लंबे तथा बौने पौधों का संकरण किया। मेंडल ने वंशागत के अध्ययन के लिए एक प्रयोग में मटर का एक लंबा पौधा लिया और मटर का एक बौना पौधा लिया, और दोनों में क्या किया, संकरण किया, ठीक है। इस प्रयोग द्वारा एक जीन का आनुवांशिक अध्ययन किया गया। तो मटर के लंबे पौधे और मटर के बौने पौधों के आपस में संकरण किया गया, और उस आधार पे एक जीन का आनुवांशिक अध्ययन किया गया, ठीक है। इस प्रयोग द्वारा एक जीन का आनुवांशिक अध्ययन किया गया, ठीक है। इस संकरण से उत्पन्न बीजों को उगाकर उन्होंने प्रथम संकर पीढ़ी के पौधे प्राप्त किए। तो संकरण के बाद, ठीक है, पौधे जो है आगे बढ़े और उससे जो बीज उत्पन्न हुए, ठीक है, इस संकरण से जो उत्पन्न बीज थे उसको उन्होंने फिर से उगाया और प्रथम संकर पीढ़ी के पौधे प्राप्त किए। कैसे उन्होंने संकरण किया और आपको प्रथम संकरण के पौधे कैसे प्राप्त हुए, इसको देखें ध्यान से। यह आपका एक मटर का फ्लावर है, मटर का फूल है, ठीक है, जो बैगनी कलर का आप देख रहे हैं। यह बैगनी कलर क्या होता है, कौन सा लक्षण होता है, बैगनी कलर, ठीक है। तो यह बैगनी कलर जो है यह प्रभावी लक्षण है, और सफ़ेद कलर क्या होता है, अप्रभावी लक्षण है। यह प्रभावी लक्षण वाला एक फ्लावर है मटर का, जिसमें आप देख रहे हो यह दल है, ठीक है, इसको दल कहते हैं। और ये आप देखो ध्यान से, यह जो है यह वर्तिकाग्र है, वर्तिकाग्र स्थिर हिस्सा, ठीक है, वर्तिकाग्र। अब यह देखो आप, यह फीमेल पार्ट है वर्तिकाग्र, और यह आपका मेल पार्ट जिसमें यह पराग कोश है, ठीक है, पराग कोश। यह आपका पुंकेसर है, ठीक है, पुंकेसर पराग कोश। अब आप देखो यहाँ पे यह स्त्री केसर है, स्त्री केसर। तो स्त्री केसर वर्तिकाग्र यह फीमेल पार्ट हो गया, पराग कोश, ठीक है, पुंकेसर नर पार्ट हो गया, और यह दल है, ठीक है। अब जो है एक प्रभावी और एक अप्रभावी के बीच में आपको संकरण कराना है, ठीक है। लंबे और बौने मटर के पौधों में आपको संकरण कराना है,
उसके लिए आप कैसे कराएंगे, ध्यान दीजिए। यह आपको फीमेल लिया गया है, इसको फीमेल जनक बनाया गया। इसको कैसे यह फीमेल जनक बनेगा, इसके जो है परागकोश को कैंची से काटकर निकाल दिया जाएगा। इसके परागकोश जिसमें परागकण बनते हैं उसको पहले ही इस फ्लावर को खोल के इसको कैंची से काट के अलग कर दिया जाएगा। ठीक, इसको ढक दिया जाएगा उसके बाद, अलग करने के बाद। ठीक है, यह जो आपका मेल पार्ट है, ठीक है, सफ़ेद फूल वाला, इसका जो यह जब परागकण बनाएगा तो इस परागकणों को इसके वर्तिकाग्र पर ट्रांसफ़र कर देना है। ठीक है, इसके परागकणों को इसके वर्तिकाग्र पर ट्रांसफ़र कर देना है, पराग का स्थानांतरण कर देना है, अर्थात परागण कर देना है। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ, स्वपरागण नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ से परागकण इस पर आप वर्तिकाग्र पे डाले हैं तो पर परागण हुआ। ठीक है, उसके बाद जो है यह दाने बनने शुरू हो जाएंगे। मटर के दाने, परागण हो गया, निषेचन हो गया, मटर के दाने बनने शुरू हो जाएंगे और इन बीजों को बोया गया। इन बीजों को क्या किया गया, बोया गया। ठीक है, तो इस संकरण से उत्पन्न बीजों को उगाकर प्रथम संकर पीढ़ी के पौधे प्राप्त किए गए। इस पीढ़ी को प्रथम संतत पीढ़ी, ठीक है, फिलियल प्रोजेनी या F1 भी कहते हैं। यह जो है यह प्रथम संकर पीढ़ी है, इसको फिलियल प्रोजेनी या F1 भी कहा जाता है। ठीक है, अब मेंडल ने देखा कि F1 के सभी पौधे कैसे थे, लंबे थे और अपने जनक जैसे थे। उनके फूल का कलर भी बैगनी है, सफ़ेद किसी का नहीं कलर है। परागकण आप ले गए हैं तो किस फूल से ले गए हैं, सफ़ेद से ले गए हैं। ठीक है, सफ़ेद कैसा लक्षण है, अप्रभावी लक्षण है। पौधा बौना है, अप्रभावी है। प्रभावी लक्षण बैगनी कलर है, लंबा है तो प्रभावी लक्षण है। तो आप देख रहे हैं कि जो F1 पीढ़ी के पौधे तैयार हुए वह उसमें सब प्रभावी लक्षण दिख रहे हैं, अर्थात सभी पौधे लंबे हैं, सभी के फ्लावर कलर बैगनी है, इसमें कोई भी बौना पौधा नहीं है। ठीक है, तो यह आपने देखा, देखे ध्यान से। मेंडल ने वंशागत के अध्ययन के लिए एक प्रयोग में मटर के लंबे तथा बौने पौधे का संकरण किया। ठीक है, एक लंबा पौधा लिया और एक बौना पौधा लिया। इस प्रयोग द्वारा एक जीन का आनुवांशिक अध्ययन किया गया। इस संकरण से उत्पन्न बीजों को उगाकर उन्होंने प्रथम संकर पीढ़ी के पौधे प्राप्त किए। इस पीढ़ी को प्रथम संतत पीढ़ी, फिलियल प्रोजेनी या F1 भी कहा जाता है। मेंडल ने देखा कि F1 पीढ़ी के सभी पौधे लंबे थे, अर्थात अपने लंबे जनक के समान थे, कोई पौधा बौना नहीं था। ठीक है, इसी प्रकार के परिणाम अन्य विशेषकों वाले संकरण प्रयोगों में भी पाए गए। ठीक है, जैसे यहाँ पे लंबाई में देखा गया, उसी तरह जो अन्य विशेषक हैं, जो 7 विशेषक थे, तो एक लंबाई का देख लिए, तनिक ऊंचाई, बाकी जो विशेषक थे उनका भी यह देखा गया कि जो प्रभावी थे वो पहले दिखाई देते थे। ठीक है, इसी प्रकार के परिणाम अन्य विशेषक वाले संकरण प्रयोगों में भी पाए गए। उन्होंने देखा कि F1 में 2 में से एक जनक के लक्षण की हुई अभिव्यक्ति होती है। जो F1 पीढ़ी तैयार होता है उसमें दोनों में से केवल एक का लक्षण दिखाई देता है, और किसका दिखाई देता है, जो प्रभावी होता है, अभिव्यक्त होती है। दूसरे जनक के लक्षण प्रकट नहीं होते हैं। जो दूसरे जनक हैं उसके लक्षण दिखाई नहीं देते हैं। ठीक है, अब मेंडल ने फिर क्या किया, मेंडल ने फिर यह जो F1 पीढ़ी के तैयार हुए पौधे हैं उनके बीजों को इकट्ठा करके फिर बोया और उनमें स्वपरागण होने दिया।
उसको कैंची से काट के अलग अलग नहीं किया, उसमें आपस में स्वपरागण होने दिया। ठीक है। मेंडल ने फिर F1 के सभी लंबे पौधों को स्वयं परागित किया, स्वपरागण होने दिया, और उसे देखकर आश्चर्य हुआ कि F2 पीढ़ी में प्रत्युत्पन्न कुछ पौधे बौने थे। तो इन पौधों में स्वपरागण होने दिया, इनके बीजों में बोया गया, इनके बीजों को, और स्वपरागण होने दिया गया। तो जो F2 पीढ़ी तैयार हुई, ठीक है, तो उसमें देखा गया कि कुछ आश्चर्य हुआ कि कुछ पौधे उसमें बौने उत्पन्न हो गए जो F1 में गायब हो गए थे। ठीक है। F2 पीढ़ी में प्रत्युत्पन्न कुछ पौधे बौने थे। जो लक्षण F1 पीढ़ी में नहीं देखा गया, अब वह प्रदर्शित हो गया। अब कितने संख्या में थे? बौने पौधों का अनुपात कुल F2 पौधों का 25% था। जो बौने पौधे उत्पन्न हुए थे F2 पीढ़ी में, वह बौने पौधे नंबर कितने थे? 25% थे। बाकी 75% लंबे पौधे थे। ठीक है। लेकिन जो F1 पीढ़ी था उसमें 100% लंबे थे, और F2 पीढ़ी में केवल 25% बौने हुए, 75% लंबे पौधे थे। लंबे और बौनेपन के लक्षण जनकों के समान ही थे। जो लंबा पौधा था वो अपने जनक जैसा दिखता था, जो बौना था वो अपने जनक जैसा दिखता था। लंबे और बौनेपन के लक्षण जनकों के ही समान थे, और इनमें किसी प्रकार का सम्मिश्रण नहीं था। ठीक है। जो लंबा था वो लंबे जैसा दिखता था, जो बौना था वो बौने जैसा दिखता था, लेकिन किसी भी प्रकार का इनमें मिक्सिंग नहीं हुआ था, सम्मिश्रण नहीं था। अर्थात सभी या तो लंबे थे या बौने थे, मझौले कद का कोई भी नहीं था। लंबे और बौने के बीच के कद का कोई नहीं था। ठीक है। अब ध्यान से देखें अगला फिगर 5.3 को समझें। एक संकर क्रॉस का आरेखीय निरूपण। एक संकर क्रॉस का आरेखीय निरूपण यहाँ आरेख के द्वारा समझाया जा रहा है। एक संकर क्रॉस में मेंडल ने जनकीय पौधा जो लिया वह एक लंबा पौधा लिया, ठीक है, बैगनी कलर, और एक बौना पौधा लिया। ठीक है। भी बैगनी कलर वाला फूल है। ठीक है। यह प्रभावी लक्षण है लंबा, और यह अप्रभावी लक्षण है बौना। इसका उन्होंने क्रॉस कराया। ठीक है। इसके पराग कण को काट के अलग कर दिया, पराग कोष को, और इसके यहाँ से पराग कण को इस पे लाया। फिर इसके बीज को तैयार किया, उसको बोया। F1 पीढ़ी तैयार हुई। ठीक है। तो जो F1 पीढ़ी थी उसमें सारे पौधे कैसे उत्पन्न हुए? लंबे उत्पन्न हुए। F1 पीढ़ी में सारे पौधे कैसे उत्पन्न हुए? लंबे उत्पन्न हुए। उसके बाद स्वपरागण उन्होंने होने दिया। ठीक है। स्वपरागण के बाद उन्होंने देखा कि जो F2 पीढ़ी तैयार हुई उसमें जो F1 पीढ़ी में बौने पौधे नहीं दिखाई दिए थे वह फिर से दिखाई दिए। वह जो है F2 पीढ़ी में दिखाई दिए। किस रेशियो में? 25% के रेशियो में, और 75% कैसे थे? लंबे पौधे थे। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे 3 जो है प्लांट आप देख रहे हैं लंबे पौधे वाले हैं, और एक जो है बौना पौधा दिख रहा है। लेकिन यह F1 पीढ़ी में नहीं दिखाई दे रहा था। जो लक्षण F1 पीढ़ी में गायब हो गया था वो F2 पीढ़ी में प्रकट हो गया। ठीक है। किस अनुपात में? 3:1 के अनुपात में। 3:1 के अनुपात में। ध्यान दें। तो आपने देखा कि मेंडल ने फिर F1 के सभी लंबे पौधों को स्वयं परागित किया, और उसे देखकर आश्चर्य हुआ कि F2 पीढ़ी में प्रत्युत्पन्न कुछ पौधे बौने थे।
जो लक्षण F1 पीढ़ी में नहीं देखा गया अब वह प्रदर्शित हो गया। बौने पौधों का अनुपात कुल F2 पौधों का 25% था, जबकि 75% पौधे लंबे थे। लंबे और बौनेपन के लक्षण जनकों के समान ही थे और इनमें किसी प्रकार का सम्मिश्रण नहीं था, अर्थात सभी या तो लंबे थे या बौने थे, मझौले कद का कोई भी नहीं थे। ठीक है, जैसा फिगर में आपने देखा। अब ध्यान दें आगे। जिन अन्य विशेषकों का अध्ययन किया उनमें भी इसी प्रकार के परिणाम प्राप्त हुए। जैसे यह लंबाई का अध्ययन किया, उसी तरह जो अन्य विशेषक 6 बचे हैं उनका भी जब उन्होंने अध्ययन किया तो इसी तरह का उन्होंने लक्षण प्राप्त हुआ उनको। जिन अन्य विशेषकों का अध्ययन किया उनसे भी इसी प्रकार के परिणाम प्राप्त हुए, अर्थात F1 पीढ़ी में केवल एक ही जनकी लक्षण प्रकट हुआ। F1 पीढ़ी में केवल एक ही जनकी लक्षण प्रकट हुआ, जबकि F2 पीढ़ी में दोनों विशेषक 3 संबंधी 1 के अनुपात में अभिव्यक्त हुए। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि 7 लक्षण थे। पहले उन्होंने लंबाई का देखा, फिर बाकी के प्रयोग उन्होंने अलग अलग भी प्रयास विशेषक का किया। उन्होंने देखा कि F1 में केवल एक ही जनक के लक्षण प्रकट हो रहे हैं, जबकि F2 पीढ़ी में दोनों विशेषक 3 संबंध 1 के अनुपात में अभिव्यक्त हुए, दिखाई दिए। विपरीत विशेषकों में दोनों F1 या F2 स्तर पर किसी प्रकार का सम्मिश्रण नजर नहीं आया। जो विपरीत विशेषक हैं उनमें कहीं पर भी F1 और F2 स्तर पर, ठीक है, मिक्सिंग नहीं दिखाई दी, किसी भी प्रकार का सम्मिश्रण नजर नहीं आया। ठीक है, आगे देखते हैं। इस प्रेक्षणों के आधार पर मेंडल ने प्रस्तावित किया कि, ठीक है, यह जो प्रेक्षण आप देख रहे हैं इसके आधार पर मेंडल ने क्या प्रस्तावित किया? कोई वस्तु अपरिवर्तित रूप से, ठीक है, कोई वस्तु है जो अपरिवर्तित रूप में जनक से संतत को युग्मकों के माध्यम से उत्तरोत्तर पीढ़ियों में अग्रसित होती है। कोई वस्तु है जो अपरिवर्तित रूप से, बिना परिवर्तित हुए माता पिता से युग्मकों के माध्यम से संतानों में लगातार पीढ़ियों में जाती रहती है। ठीक है, इन प्रेक्षणों के आधार पर मेंडल ने प्रस्तावित किया कि कोई वस्तु अपरिवर्तित रूप से जनक से, माता पिता से संतत संतानों को युग्मकों के माध्यम से उत्तरोत्तर पीढ़ियों में अग्रसित होती है। ठीक है, तो जो वह वस्तु है उसको उन्होंने क्या नाम दिया? उसने इस वस्तु को कारक कहा। ठीक है, मेंडल ने उस वस्तु को क्या कहा? कारक कहा, फैक्टर कहा, जो जनक से संतान में लगातार पीढ़ियों में जाती है। किसके माध्यम से? युग्मकों के द्वारा। ठीक है, उस वस्तु को मेंडल ने क्या कहा? कारक कहा, फैक्टर कहा। आज के दिन हम उस चीज को क्या कहते हैं? जीन कहते हैं। ठीक है, आज के दिन हम इसे जीन कहते हैं। दूसरे शब्द में यह कारक या जीन क्या होता है? जीन आनुवांशिकता की इकाइयां हैं। जीन ही क्या है? यह आनुवांशिकता का क्या है? यूनिट होता है। जीन जो है वह आनुवांशिकता की क्या है? इकाइयां हैं। ठीक है, किस जीन में कौन सा विशेष लक्षण अभिव्यक्त होगा, किस जीन में कौन सा विशेष लक्षण अभिव्यक्त होगा, इसकी सूचना इसमें निहित होती है। तो जीन के अंदर क्या होती है? सूचना होती है, लक्षणों की सूचना होती है। ठीक है, किस जीन में कौन सा विशेष लक्षण व्यक्त होगा, इसकी सूचना इसमें निहित होती है। ठीक है, अब देखें, विकल्पी विपरीत लक्षणों के संकेतक जोड़ों को युग्म विकल्पी कहा जाता है। विकल्पी विपरीत लक्षण के संकेतक जोड़ों को, जैसे लंबा, बौना, ये विपरीत लक्षण वाले हैं, तो इनके संकेतक जोड़ों को क्या कहेंगे?
युग्म विकल्पी कहेंगे, अलील कहा जाता है। ये एक ही जीन में थोड़ा सा भिन्न रूप होते हैं, ठीक है, एक ही जीन में थोड़ा सा भिन्न रूप होते हैं, जिसके कारण एक लंबा हो जाता है और एक बौना हो जाता है। इन दोनों को क्या कहेंगे? युग्म विकल्पी कहेंगे, अलील कहेंगे। विकल्पी विपरीत लक्षणों के संकेतक जोड़ों को युग्म विकल्पी अलील कहा जाता है। एक ही जीन में थोड़ा सा भिन्न रूप होते हैं, एक ही जीन में थोड़ा सा भिन्न रूप होते हैं, ठीक है। यदि हम प्रत्येक जीन को अक्षरों के प्रतीक दें, जीन को कैसे रिप्रेजेंट करें? अक्षरों के द्वारा, ठीक है। यदि हम प्रत्येक जीन को अक्षरों का प्रतीक दें तो जो लक्षण F1 पीढ़ी में व्यक्त होते हैं उसे कैपिटल अक्षर से, अगर हम जीन को कैसे रिप्रेजेंट करें? अक्षरों के द्वारा लिखें, तो जो F1 पीढ़ी में जो लक्षण दिखाई देते हैं उसके लिए कौन सा लेटर यूज करेंगे? कैपिटल अक्षर से लिखेंगे, ठीक है। और विपरीत लक्षण के जीन को स्मॉल लेटर से व्यक्त किया जाता है, छोटे अक्षर से व्यक्त किया जाता है, ठीक है। उदाहरण के लिए प्रथम पीढ़ी में लंबाई दिखती है, लंबा, टाल, इसके लिए कैपिटल लेटर का यूज करेंगे, कैपिटल टी। इसका विपरीत क्या है? बौना है, जिसके लिए स्मॉल लेटर का यूज करेंगे, स्मॉल टी। तो जो F1 पीढ़ी में लक्षण दिखाई देते हैं उनके लिए कैपिटल लेटर का यूज करेंगे, और जो उसका विपरीत होगा उसके लिए स्मॉल लेटर का यूज करेंगे। तो यदि हम प्रत्येक जीन को अक्षरों के प्रतीक दें तो जो लक्षण F1 पीढ़ी में व्यक्त होता है उसे कैपिटल अक्षर से, तथा विपरीत लक्षण के जीन को छोटे अक्षर से व्यक्त किया जाता है। उदाहरण के लिए देखें, ऊंचाई, ठीक है, के लक्षण में लंबे के लिए कैपिटल टी और बौनों के लिए स्मॉल टी का प्रयोग होता है, ठीक है। तो यह जो कैपिटल टी और स्मॉल टी हैं वह एक दूसरे के क्या हैं? अलील हैं, युग्म विकल्पी हैं, क्योंकि यह एक दूसरे के विपरीत लक्षण के संकेतक हैं, ठीक है। यह एक दूसरे के विपरीत लक्षण के संकेतक हैं, अतः इनको क्या कहेंगे? युग्म विकल्पी कहेंगे, अलील कहेंगे। तो कैपिटल टी और स्मॉल टी एक दूसरे के क्या हैं? युग्म विकल्पी हैं, अलील हैं, ठीक है। एक दूसरे के युग्म विकल्पी अलील होते हैं, कैपिटल टी और स्मॉल टी। दूसरे शब्दों में पौधों में ऊंचाई के अलील जोड़े, पौधों में ऊंचाई के अलील जोड़े कौन कौन होंगे? तो कैपिटल टी होंगे ये ऊंचाई के लिए, कैपिटल टी स्मॉल टी होंगे, या स्मॉल टी होंगे। यह सब कैपिटल टी स्मॉल टी ये क्या हैं? यह ऊंचाई के एलील जोड़े हैं। मेंडल ने यह भी प्रस्तावित किया, ठीक है, तद्रूप प्रजननक्षम मटर की लंबी या बौनी प्रजाति में अलील जोड़ा, ठीक है, प्रजननक्षम मटर की लंबी या बौनी प्रजाति में अलील जोड़ा सब युग्मजी होमोजाइगस, ठीक है। तो जो लंबा हो या बौना प्रजाति हो उसका अलील जोड़ा समान हो सकता है, सम युग्मजी हो सकता है, होमोजाइगस हो सकता है। मेंडल ने यह भी प्रस्तावित किया कि तदनुरूप प्रजननक्षम मटर की लंबी या बौनी प्रजाति में अलील जोड़ा सब सम युग्मजी होगा, होमोजाइगस हो सकता है, जिसको क्रमशः कैसे लिखेंगे? लंबाई वाला अगर हो तो होमोजाइगस रूप कैसे लिखेंगे? कैपिटल टी, या बौना वाला हो तो उसके लिए कैसे लिखेंगे? सम युग्मजी जोड़ा स्मॉल टी होगा। कैपिटल टी या स्मॉल टी को पौधों का जीन प्रारूप कहते हैं, जीनोटाइप कहते हैं, ठीक है। जो कैपिटल टी और स्मॉल टी आप लिख रहे हैं इसको क्या कहते हैं? जीन प्रारूप, जीनोटाइप कहते हैं। और जो आपको दिखता है लंबा और बौना जो दिख रहा है उसको दृश्य प्रारूप कहा जाता है, फिनोटाइप कहा जाता है, ठीक है, ध्यान दीजिए।
मेंडल ने यह भी प्रस्तावित किया कि तदुरूप प्रजननक्षम मटर की लंबी या बौनी प्रजाति में अलील जोड़ा समयुग्मजी होमोजाइगस क्रमशः कैपिटल टी या स्मॉल टी होगा। कैपिटल टी या स्मॉल टी को पौधों का जीनोटाइप जीन प्ररूप कहते हैं और लंबे बौने को फिनोटाइप दृश्य प्ररूप कहा जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है, अगर किसी पौधों का जीनोटाइप, अगर किसी पौधे का जीनोटाइप कैपिटल टी स्मॉल टी हो तो उसका फिनोटाइप क्या होगा? जीनोटाइप जो है कैपिटल टी स्मॉल टी है, उसका फिनोटाइप क्या होगा, अर्थात दृश्य प्ररूप क्या होगा, वो कैसे दिखाई देगा? ठीक है, तो वह जो है लंबा ही दिखाई देगा। ठीक है, अगर उसका जीनोटाइप कैपिटल टी स्मॉल टी है तो वह कैसा दिखाई देगा? दृश्य प्ररूप फिनोटाइप क्या होगा? लंबा होगा। देखें ध्यान से, इस प्रश्न का आंसर अब देखते हैं। आंसर आपको बता दिया, लंबा होगा। कैसे होगा देखें, मेंडल ने पाया कि F1 विषम युग्मजी हेट्रोजाइगस कैपिटल टी स्मॉल टी का फिनोटाइप देखने में बिल्कुल समयुग्मजी होमोजाइगस कैपिटल टी जनक के समान होता है। ठीक है, तो जीनोटाइप कैपिटल टी स्मॉल टी है तो फिनोटाइप क्या होगा? एकदम बिल्कुल कैपिटल टी जनक के समान होगा। मेंडल ने पाया कि F1 विषम युग्मजी कैपिटल टी स्मॉल टी का फिनोटाइप देखने में बिल्कुल कैपिटल टी जनक के समान होता है, इसलिए उसने प्रस्ताव किया कि असमान कारकों के जोड़ों में से कोई एक दूसरे के ऊपर प्रभावी हो जाता है। अगर असमान कारक हैं, जैसे लंबा और बौना है, तो इसमें से कोई एक जो होगा वह दूसरे पर क्या होगा? प्रभावी हो जाएगा। F1 पीढ़ी में लंबा और बौना है तो एक जो होगा वह दूसरे प्रभावी हो जाएगा, अर्थात लंबा वाला क्या हो जाएगा? बौने पर प्रभावी हो जाएगा F1 पीढ़ी में, तो सारे पौधे लंबे दिखाई देने लगेंगे। और दूसरा क्या हो जाएगा? अप्रभावी हो जाएगा, अर्थात बौना अप्रभावी हो जाएगा। देखिए ध्यान से, मेंडल ने पाया कि F1 विषम युग्मजी कैपिटल टी स्मॉल टी का फिनोटाइप देखने में बिल्कुल कैपिटल टी जनक के समान होता है, इसलिए उसने प्रस्ताव किया कि असमान कारकों के जोड़ों में से कोई एक दूसरे के ऊपर प्रभावी हो जाता है, जैसा कि F1 में दिखाई दिया। लंबा जो है बौने पर प्रभावी हो गया था, इसे प्रभावी और दूसरे को अप्रभावी नाम दिया गया। इस प्रयोग में कैपिटल टी लंबाई का कारक, स्मॉल टी बौनेपन का कारक के ऊपर प्रभावी हो जाता है। कैपिटल टी क्या होता है? स्मॉल टी के ऊपर प्रभावी हो जाता है। लंबाई का कारक जो है बौनेपन के कारक के ऊपर प्रभावी हो जाता है। जिन अन्य लक्षण युग्मों का उन्होंने अध्ययन किया, वहां भी यही पाया गया कि जो प्रभावी था वो F1 में दिखाई देता था, और जो दूसरा वाला अप्रभावी था वो F1 में दिखाई नहीं देता था। ठीक है, तो एक प्रभावी लक्षण दिखाई दिया और एक अप्रभावी लक्षण दिखाई दिया, जिसको 7 ठीक है लक्षणों को हमने अलग अलग करके पहले चार्ट में आपको बताया था, कौन प्रभावी होगा कौन अप्रभावी होगा। ठीक है, अब जो है प्रभाविता और अप्रभाविता की संकल्पना को याद रखने के लिए, ठीक है, कौन प्रभावी होगा कौन अप्रभावी होगा उसको देखकर आप याद रखें। याद रखने के लिए यही सुविधाजनक और तर्क संगत होगा कि बड़े कैपिटल और छोटे अक्षरों का प्रयोग किया जाए। बड़े लेटर का आप यूज करें प्रभावी लक्षण के लिए और छोटे लेटर का यूज करें अप्रभावी लक्षण के लिए। कैपिटल टी लिख रहे हैं तो वह प्रभावी लक्षण है, स्मॉल टी लिख रहे हैं तो अप्रभावी लक्षण है। लेकिन अगर आपने
लंबाई और बौना का लेटर यूज कर लिया, टाल लंबा कैपिटल टी और ड्वार्फ बौना स्मॉल डी। तो यहाँ पे कन्फ्यूजन हो जाएगा, याद रखना कठिन हो जाएगा। ठीक है, प्रभाविता और अप्रभाविता के संकल्पना को याद रखने के लिए यही सुविधाजनक और तर्कसंगत होगा कि बड़े कैपिटल और छोटे अक्षरों का प्रयोग किया जाए, लंबे के लिए कैपिटल टी और बौने के लिए स्मॉल डी का प्रयोग न करें, क्योंकि यह याद रखना कठिन रहेगा। ठीक है, देखिए ध्यान से, कठिन रहेगा कि क्या कैपिटल टी और स्मॉल डी एक ही जीन लक्षण के अलील हैं या नहीं हैं। ठीक है, तो अगर कैपिटल टी और स्मॉल डी अगर आप लिख रहे हैं तो आपको यह याद रखने में कठिनता होगी कि यह एक ही जीन लक्षण के अलील हैं या नहीं है। अगर एक ही लेटर को कैपिटल टी और स्मॉल टी यूज करेंगे तो आप जान जाएंगे कि यह एक ही जीन लक्षण के अलील है, लेकिन अगर कैपिटल टी स्मॉल डी यूज करेंगे तो कन्फ्यूजन हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। समयुग्मजी मामलों में अलील समान हो सकते हैं। ठीक है, अगर समयुग्मजी है, होमोजाइगस है, तो उसमें अलील क्या होंगे, समान हो सकते हैं, जैसे कैपिटल टी स्मॉल टी। और विषम युग्मजी मामलों में, हेट्रोजाइगस में, अलील असमान हो सकते हैं, जैसे कैपिटल टी स्मॉल टी, क्योंकि कैपिटल टी स्मॉल टी पौधा एक लक्षण अर्थात ऊंचाई को नियंत्रक जीन के लिहाज से विषम युग्मजी है। ठीक है, कैपिटल टी स्मॉल टी क्या है, एक लक्षण अगर ऊंचाई को लिया जाए तो वह क्या होगा, विषम युग्मजी है। नियंत्रक जीन के लिहाज से वो क्या है, विषम युग्मजी है, हेट्रोजाइगस है। अतः इसे एकल संकर मोनोहाइब्रिड कहा जाता है। अतः इसे क्या कहेंगे, एकल संकर कहेंगे, मोनोहाइब्रिड कहा जाता है। और कैपिटल टी और स्मॉल टी के बीच क्रॉस अर्थात संकरण को एकल संकर क्रॉस कहा जाता है। ठीक है, कैपिटल टी और स्मॉल टी के बीच के क्रॉस को एकल संकर क्रॉस कहा जाता है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे समयुग्मजी मामलों में अलील समान हो सकते हैं। ठीक है, समयुग्मजी मामलों में अलील क्या हो सकते हैं, समान हो सकते हैं, जैसे कैपिटल टी स्मॉल टी। और विषम युग्मजी मामलों में असमान हो सकते हैं, जैसे कैपिटल टी स्मॉल टी, क्योंकि कैपिटल टी स्मॉल टी पौधों का एक लक्षण अर्थात ऊंचाई को अगर लिया जाए को नियंत्रक जीन के लिहाज से विषम युग्मजी है, क्योंकि कैपिटल टी स्मॉल टी पौधा एक लक्षण को नियंत्रक जीन के लिहाज से विषम युग्मजी है। अतः इसे एकल संकर कहा जाता है, मोनोहाइब्रिड कहा जाता है। और कैपिटल टी और स्मॉल टी के बीच क्रॉस अर्थात संकरण को एकल संकर क्रॉस कहा जाता है। ठीक है, अब जो है इसके आगे जो है अगले वीडियो लेक्चर में देखा जाएगा। ठीक है, तब तक के लिए आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।